जय हिंद, नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे मित्रों, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री जीएस स्पेशल टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह कौन से हैं, वन बाय वन हम लोग समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह कौन से हैं, वन बाय वन हम लोग एक एक को समझ लेते हैं। पहले राजकीय पशु की बात किया जा रहा है। राजकीय पशु उत्तर प्रदेश का क्या है? तो दोस्तों, बारहसिंगा है। क्या है? बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। ठीक दोस्तों, इसके बाद राजकीय पक्षी क्या है? राजकीय पक्षी, तो दोस्तों राजकीय पक्षी सारस और क्रोंच है। सारस और क्रोंच है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। ठीक दोस्तों, इसके बाद है राजकीय वृक्ष क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। ठीक दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, तो दोस्तों अशोक का पेड़ जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। ठीक दोस्तों, इसके बाद राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प पलाश और टेसू, ये राजकीय पुष्प है उत्तर प्रदेश राज्य का। इसके बाद दोस्तों राजकीय खेल क्या है? राजकीय खेल हॉकी का खेल है, इसको राजकीय खेल कहते हैं जो कि हॉकी है। इसके बाद दोस्तों राजकीय चिन्ह क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? तो दोस्तों राजकीय चिन्ह एक वृत्त में दो मछली, जैसे आपके समक्ष यहाँ चित्रित किया गया है। एक वृत्त में दो मछली, एक तीर धनुष, एक तीर धनुष, ये जो है एक तीर धनुष है और एक वृत्त में दो मछली बनाई गई है और एक तीर धनुष है। ये राजकीय चिन्ह है उत्तर प्रदेश राज्य का। इसके बाद दोस्तों राजकीय भाषा क्या है? तो राजकीय भाषा जो सरकारी कामकाज की भाषा है, तो दोस्तों जो प्रथम है अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि में हिंदी को मान्य बनाया गया है। इसके बाद 1989 में उर्दू को भी मान्य कर दिया गया था। तो दोस्तों राजकीय भाषा पहले 1947 से देवनागरी लिपि में हिंदी थी, इसके बाद 1989 से उर्दू को मान्य कर दिया गया था। इसके बाद जो टॉपिक महत्वपूर्ण पूछे जा सकते हैं यूपी पीसीएस के पेपर में, हम लोग वन बाय वन आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी आपके आने वाले पेपर में। इसके बाद दोस्तों आकार की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना में आकार क्या है? तो लंबवत है। आकार क्या है? लंबवत है। उत्तर प्रदेश का जो आकार है वो क्या है? लंबवत है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है? 650 किलोमीटर है। क्या है? 650 किलोमीटर है। इसके बाद दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई कितनी है? 240 किलोमीटर है। प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। ठीक दोस्तों, शहरी भाग और नगरीय भाग कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों 2.70% है। ये नगरीय और शहरी भाग है। अगर हम बात करें स्क्वायर किलोमीटर में तो 6,558 स्क्वायर किलोमीटर नगरीय और शहरी भाग है। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य के बारे में यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कौन से हैं, तो दोस्तों यहाँ आपके समक्ष बनाया गया है, चित्रित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य उत्तराखंड राज्य पड़ता है, जो कि इसके उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती ज़िले कौन से हैं जो उत्तराखंड से टच में हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या? बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली। यहाँ पर हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कौन से हैं। तो पहला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली
और हरियाणा, राजस्थान, ठीक है, बिहार, और इसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये क्या है, सीमावर्ती राज्य हैं। और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले, प्रदेश व देश। प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो सहारनपुर है। ठीक दोस्तों, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र है। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली है। और न्यूज़ नॉर्थ से क्या होगा? सहारनपुर में साहब लिखा गया है तो यहाँ सा से सहारनपुर, ई से क्या है? बलिया, पूर्वी जिला, ठीक है, ईस्ट। वेस्ट से क्या है? शामली। और साउथ से क्या है? सोनभद्र। तो ये एक ट्रिक बताई गई है। इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं, नेपाल से सटे 7 जिले कौन से हैं? का प्रश्न मिल जाए आपको, नेपाल से सटे 7 जिले कौन से हैं? तो दोस्तों यहाँ से हमें मिल जाएगा पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर और श्रावस्ती। नेपाल से सटे 7 जिले हैं और श्री बलराम कांत से बहरे पीला खीर खाकर महाराज सिद्धार्थ के साथ नेपाल गए। तो कैसे हमने मालूम किया? देखिए, बलराम से क्या हुआ, हमें क्या मिला? हमें बलरामपुर मिला, ठीक है, बलराम से हमें बलरामपुर मिला। कान से कुछ नहीं है, से कुछ नहीं है, और इसके बाद बहरे से क्या है? बहराइच है, ठीक है। पीला से क्या है? पीलीभीत है। खीर से क्या है? लखीमपुर खीरी है। और इसके बाद खाकर में कुछ नहीं है। महाराज से क्या है? महाराजगंज है। सिद्धार्थ से क्या है? सिद्धार्थनगर है। के साथ नेपाल गए, तो ये नेपाल से सटे हुए जिले हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती। तो ये क्या है? 7 जिले हैं जो नेपाल देश से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो कि नेपाल देश से जुड़े हुए हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, उत्तराखंड से सटे 7 जिले क्रमशः कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के 7 जिले, तो देख लिए आप, सहारनपुर, अभी हमने आपको मैप के माध्यम से भी दिखाया था। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। याद कर लीजिए, देख लीजिए, उत्तराखंड से सटे 7 जिले क्रमशः कौन से हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। इसके बाद दोस्तों, हरियाणा से सटे 6 जिले क्रमशः कौन से हैं? तो यहाँ पर एक ट्रिक बताया गया है, सलीम बाग, गौतम अली, हरियाणा के, ठीक है। तो सलीम से क्या मिला हमें? सहारनपुर मिला। गौतम से क्या मिला? गौतम बुद्ध नगर मिला। अली से क्या मिला? अलीगढ़ मिला। बाग से क्या मिला? बागपत मिला, ठीक है। और यहाँ पर देखें हम, तो ली से क्या मिला? शामली मिला। और माँ से क्या मिला? मथुरा मिला। यहाँ से हमें सलीम से 3 चीज़ें मिलती हैं। सा से मिल रहा है सहारनपुर, क्या मिल रहा है? सहारनपुर। सा से मिल रहा है। ली से मिल रहा है हमें शामली, क्या मिल रहा है? शामली। माँ से मिल रहा है मथुरा। यानी हमें सलीम से 3 चीज़ें मिल जाती हैं। सलीम से हमें 3 चीज़ें मिल रही हैं, सहारनपुर, शामली और मथुरा। बाग से हमें क्या मिल रहा है? बागपत। गौतम से मिलता है गौतम बुद्ध नगर। अली से अलीगढ़। और हरियाणा से सटे हुए उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस ट्रिक से हमें 6 जिले क्रमशः बताए गए हैं जो हरियाणा राज्य से सटे हुए उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। इसके बाद दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं कि बिहार से सटे 7 जिले क्रमशः कौन से हैं। तो दोस्तों बिहार से सटे 7 जिले हैं, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। इसके लिए ट्रिक क्या है? सच कम दबंग ज़्यादा। तो दोस्तों सच से क्या होगा? सा से होगा सोनभद्र, चा से होगा चंदौली,
का से होगा कुशीनगर, मा से होगा महाराजगंज और दा से देवरिया। इसके बाद बंग गा से गाजीपुर और ये आपका हो गया सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया और यहाँ से हम का से हमने कुशीनगर बताया था। तो ये आपके 7 जिले बिहार से सटे हुए 7 जिले हैं। देख लेते हैं हम लोग फिर से। सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज, ये 7 जिले हैं जो बिहार से सटे हुए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के। इसके बाद दोस्तों आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे है मध्य प्रदेश से सटे 11 जिले कौन से हैं? आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। ठीक दोस्तों, इसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं। राजस्थान से सटे 2 जिले क्रमशः कौन से हैं? तो याद रखिएगा, आगरा और मथुरा। आगरा व मथुरा राजस्थान से सटे हुए 2 जिले अपने उत्तर प्रदेश राज्य के हैं। इसके बाद दोस्तों आगे है छत्तीसगढ़ तथा झारखंड से सटे जिले कौन से हैं? तो इन दोनों के लिए कॉमन एक जिला है सोनभद्र। सोनभद्र जो जिला है वो झारखंड से भी सीमावर्ती जिला है। झारखंड का भी सीमावर्ती जिला है सोनभद्र, जो कि झारखंड से भी सीमा को साझा करता है। झारखंड और छत्तीसगढ़ से भी सीमा को साझा करता। उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन, तो दोस्तों यहाँ पर हम मैप के माध्यम से देख रहे हैं कि हिमालय की जो चोटियाँ हैं इधर साइड क्या है, उत्तर में हिमालय की चोटियाँ आपको दिख रही हैं। शिवालिक रेंज आता है ये। ठीक दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो उत्तर का क्षेत्र है इसे हम भांभर का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस क्षेत्र में मिट्टी बहुत ही पथरीली, कंकरीली, इस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। और जो ये रेड कलर से इंडिकेट किया गया है, इस क्षेत्र को हम तराई का क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र को हम तराई का क्षेत्र कहते हैं। उत्तर प्रदेश के जो नीचे का क्षेत्र है, साउथ साइड का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम पठारी क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? पठारी क्षेत्र कहते हैं। उत्तर प्रदेश का पठारी क्षेत्र उत्तर प्रदेश के साउथ में है, जिसे हम उत्तर प्रदेश का पठारी क्षेत्र कहते हैं। और ये उत्तर प्रदेश का बीच वाला मध्यवर्ती क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश का मध्यवर्ती क्षेत्र है। इसके बाद आगे हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक दोस्तों, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? पहला जो भाग है भांभर और तराई का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? भांभर है और तराई का क्षेत्र है। यह क्षेत्र जिसमें बड़े बड़े शिलाखंड होते हैं और जिसमें नदियां विलुप्त हो जाती हैं, इस क्षेत्र को भांभर क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र की लंबाई सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक है। भांभर क्षेत्र से निकलने वाली नदियां ठीक दक्षिण अर्थात तरी वाले क्षेत्र को ही तराई क्षेत्र भी हम कहते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे हम लोग पढ़ते हैं मध्यवर्ती क्षेत्र। दोस्तों मध्यवर्ती क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? दक्षिण के पठारी क्षेत्र और उत्तर के भांभर तराई क्षेत्र के मध्य क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का मैदानी दोआब कहा जाता है। गंगा व उसकी सहायक नदियों द्वारा आई गई मिट्टी कीचड़ बालू द्वारा निर्मित एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है, जिसे हम उत्तर प्रदेश का मध्यवर्ती क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद दक्षिण का पहाड़ी व पठारी क्षेत्र। यह क्षेत्र कौन सा है? यह पहाड़ी पठारी भूभाग वास्तव में प्रायद्वीपीय भारत अर्थात दक्कन के पठार का ही उत्तरी विस्तार है, जिसे बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। पठार की औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर है। कितनी है? अगर आपसे पूछ ली जाए औसत लंबाई कितनी है, तो दोस्तों 300 मीटर है। और सबसे अधिक गर्मी आगरा व झांसी में पड़ती है और सबसे कम गर्मी बरेली में पड़ती है। सबसे अधिक गर्मी आगरा में पड़ती है व झांसी में पड़ती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की नदियाँ, तो हम थोड़ा मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये नदियाँ हैं और नदियों को हम लोग समझते हैं कौन सी नदियाँ ऐसी हैं जो हिमालय से निकलती हैं। तो दोस्तों हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो दोस्तों हिमालय से निकलने वाली नदियाँ गंगा, यमुना, रामगंगा, शारदा,
गौरी गंगा या काली गंगा भी शारदा को कहते हैं, राम गंगा, गंडक, घाघरा जिसे सरयू अयोध्या में कहा जाता है, और दोस्तों राप्ती नदी। ठीक है, तो दोस्तों हिमालय से निकलने वाली ये नदियां हैं गंगा, यमुना, रामगंगा, शारदा, रामगंगा, गंडक, घाघरा, राप्ती। ठीक, इसके बाद दोस्तों मैदानी व दलदली क्षेत्र से निकलने वाली जो नदियां हैं, उद्गम होता है जिन नदियों का दलदली क्षेत्र व मैदानी क्षेत्र से, पहली नदी गोमती नदी, वरुणा नदी, सई, ईशान, पांडव नदी। ठीक दोस्तों, इसके बाद प्रायद्वीपीय भाग से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं? तो दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, सोन नदी, होंस नदी, ये सभी नदियां प्रायद्वीपीय भाग से निकलती हैं। ठीक दोस्तों, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। नवंबर 2008 में राष्ट्रीय नदी इसे घोषित कर दिया गया था। इसके बाद उद्गम क्षेत्र, उद्गम स्थल पर बात करते हैं। तो दोस्तों उद्गम स्थल पर गंगा का नाम क्या है? भागीरथी है। क्या है? भागीरथी इसे कहा जाता है। और भागीरथी प्लस अलकनंदा, अगर इन दोनों का जब मिलन हो जाता है तो उसे देवप्रयाग कहते हैं, और देवप्रयाग प्रयागराज में बनता है, इसे गंगा नदी कहते हैं। और इसके बाद जो ये पंचप्रयाग बनता है, पंचप्रयाग एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। देवप्रयाग अभी हम लोगों ने समझा कि प्रयागराज में बनता है, अलकनंदा व भागीरथी का मिलन होता है। इसके बाद दोस्तों कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग अलकनंदा प्लस पिंडार नदी का मिलन होता है। इसके बाद रुद्रप्रयाग अलकनंदा प्लस मंदाकिनी का मिलन होता है। विष्णुप्रयाग अलकनंदा प्लस धौली गंगा का मिलन होता है। नंदप्रयाग में अलकनंदा प्लस नंदाकिनी का मिलन होता है। स्कंद पुराण में इसका उल्लेख किया गया है। स्कंद पुराण में अलकनंदा प्लस नंदाकिनी का मिलन नंद प्रयाग में होता है। तो दोस्तों ये 5 प्रयाग हैं, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग और नंद प्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा प्लस भगीरथी का, अगर इसको हम कोड से देखें तो A+B=D। यहाँ पर हम देख रहे हैं विष्णु प्रयाग में D+A=V, जिससे विष्णु प्रयाग हम बना देते हैं। इसके बाद दोस्तों कुल लंबाई भारत में गंगा नदी की कितनी है? तो दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं कि 2525 किलोमीटर, इतनी कुल लंबाई भारत में गंगा नदी की 2525 किलोमीटर है। कुल लंबाई उत्तर प्रदेश में 900 किलोमीटर गंगा नदी की है। इसके बाद बदायूं में कहा जाए तो 133 किलोमीटर। सर्वाधिक स्पर्श करने वाला शहर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक स्पर्श करने वाला शहर बदायूं शहर है, जिससे 133 किलोमीटर दूरी तक गंगा नदी इस जिले को स्पर्श करती हुई जाती हैं, 133 किलोमीटर। और दोस्तों हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवेश हो जाता है, हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवेश हो जाता है। बिजनौर से आती, बलिया से निकलती हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में आती हैं और बलिया से क्या होती हैं? निकलती हैं। और सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है गंगा नदी की। ठीक दोस्तों, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं यमुना नदी प्रवेश सहारनपुर से प्रयागराज में गंगा से मिल जाती हैं। और इसके बाद गंगा एक्सप्रेसवे की हम लोग यहीं पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे नोएडा से बलिया तक का मार्ग है, और इसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा से आगरा तक का मार्ग है, जिसे जेपी ग्रुप द्वारा निर्मित कराया गया था, जेपी ग्रुप द्वारा। इसके बाद दोस्तों सहायक नदी, अगर यमुना नदी की सहायक नदी की बात किया जाए, चंबल, बेतवा, केन, ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद दोस्तों रामगंगा, इस नदी से होकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क निकलता है। इस नदी से होकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क निकलता है। इसके बाद चंबल नदी, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। 3 बांध बने हैं। कौन कौन से बांध चंबल नदी पर बने हैं? बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, हमारे पीसीएस में पूछा जा सकता है। गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, ये 3 बांध हैं जो चंबल नदी पर
चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है और इसी जलप्रपात पर ये 3 बांध बनाए गए हैं, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। इसके बाद दोस्तों बेतवा नदी, बेतवा नदी की यदि बात किया जाए, यमुना में हमीरपुर में मिल जाती है। 2 बांध हैं, मात टीला बांध, राजघाट बांध, सुकमा डुकमा बांध। और ये सुकमा डुकमा बांध कहाँ है? झांसी में है। राजघाट बांध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों से मिलता है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से मात टीला बांध भी मिलता है। और दोस्तों यमुना में हमीरपुर में बेतवा नदी मिल जाती है। हमीरपुर में बेतवा नदी यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। और 2 बांध हैं, 2 बांध कौन से हैं? तो दोस्तों मात टीला बांध, राजघाट बांध, सुकमा डुकमा बांध झांसी में है। इसके बाद दोस्तों सोन नदी देख लेते हैं। मिर्जापुर तथा सोनभद्र होते हुए बिहार में जाकर गंगा में मिल जाती है सोन नदी। इसके बाद दोस्तों गोमती नदी पीलीभीत के फुल्लहर झील से निकलकर गाजीपुर और वाराणसी के पास मिल जाती है गोमती नदी। इसके बाद दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शोध संस्थान को समझ लेते हैं 1 बाय 1। भारतीय विश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो दोस्तों जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? ITRC, लखनऊ में है। लखनऊ में भारतीय विश्व अनुसंधान केंद्र है। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ है? ये भी लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी लखनऊ में है। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है। इसके बाद हम लोग देखें इंस्टीट्यूट थोड़े, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च IISR लखनऊ में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली डिवीज़न में पड़ता है। इसके बाद दोस्तों केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में ही पड़ता है। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी जिले में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी जिले में है। इसके बाद भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र दोस्तों कानपुर जिले में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी जिले में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ जिले में पड़ता है और इसका पूर्व नाम है केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान का पूर्व नाम क्या है? केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ये जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये भी लखनऊ जिले में ही है। इसके बाद न्यायिक प्रशिक्षण व अनुसंधान संस्थान जुडिशरी की यदि बात करें तो ये भी दोस्तों प्रशिक्षण जो होता है वो दोस्तों लखनऊ में है। और इसके बाद गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण संस्थान है सामाजिक विज्ञान संस्थान इलाहाबाद जिले में पड़ता है। इसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये दोस्तों हिम्मतनगर सहारनपुर जिले में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, तो दोस्तों जो कालीन निर्मित की जाती है वो दोस्तों भदोही जिले में ज़्यादातर की जाती है और इसका प्रौद्योगिकी संस्थान निर्माण संस्थान भदोही जिले में ही पड़ता है। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय उद्यमिता व लघु व्यवसाय संस्थान नोएडा में पड़ता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स नोएडा में है। VV गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। इसके बाद नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये लखनऊ में है। कहाँ पर है दोस्तों? लखनऊ में है। इसके बाद भारतीय चारागाह व चारा अनुसंधान केंद्र झांसी में। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर पड़ता है? वाराणसी जिले में पड़ता है। मालवीय रिसर्च सेंटर फॉर गंगा रिवर डेवलपमेंट एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, दोस्तों ये जो पड़ता है वाराणसी जिले में पड़ता है। प्रमुख जो मेले हैं, अगर हम मेलों की बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेलों में झूला मेला, देव छठ मेला, कंस मेला, गुड़िया मेला, होलिकात्सव, ये दोस्तों जो ये 5 प्रमुख मेले हैं ये दोस्तों ये सब मथुरा जिले में पड़ते हैं। कहाँ पर पड़ते हैं? मथुरा जिले में पड़ते हैं।
इसके बाद आयुर्वेद महोत्सव झांसी जिले में पड़ता है, झांसी जिले में होता है, झांसी जिले में आयुर्वेद महोत्सव होता है। कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर जिले में होता है। कजली महोत्सव महोबा जिले में होता है। सैयद सलार मेला बहराइच में होता है, बहुत ही फेमस मेला है। खिचड़ी मेला गोरखपुर जिले में होता है। इसके बाद दोस्तों जो ये 3 महत्वपूर्ण मेले लिखे गए हैं, सगी रामपुर मेला, श्रावणी मेला, रामनगरिया मेला, ये 3 मेले फर्रुखाबाद जिले में होते हैं। इसके बाद ध्रुपद मेला, नटकटैया मेला, ध्रुपद मेला, नटकटैया मेला, रथ यात्रा, ये दोस्तों जो 3 महत्वपूर्ण मेले हैं, ये दोस्तों वाराणसी जिले में होते हैं। इसके बाद हम लोग आगे समझ लेते हैं गणगौर मेला, कैलाश बटेश्वर, राम बारात, ये 4 प्रमुख मेले आगरा में होते हैं। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में होता है। परिक्रमा मेला अयोध्या में होता है, जो जिसे हम पंचकोसी परिक्रमा और 14 कोसी परिक्रमा मेला भी कहते हैं। लट्ठमार मेला बरसाना में होता है। ठीक दोस्तों, शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में होता है। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में होता है। हरदास जयंती वृंदावन में होती है। और ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में। गढ़ मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में होता है। इसके बाद हम लोग जिलों के उपनाम तथा प्रसिद्ध चीज़ें आज के इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, संगम नगरी, तीर्थराज नगरी, प्रयागराज, अमरूद नगरी, ये 4 जो प्रमुख हम नाम से जानते हैं, इसे दोस्तों हम इलाहाबाद को इन प्रमुख 4 उपनामों से हम जानते हैं। इसके बाद गोरख धाम नाथ नगरी, गीता प्रेस दोस्तों गोरखपुर में है, इसलिए हम गोरखपुर को इन उपनामों से भी जानते हैं। इसके बाद चर्म नगरी, उद्योग नगरी, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, इसे हम कानपुर कहते हैं। और दोस्तों कानपुर के उपनाम हैं ये प्रमुख 3। छोटा दिल्ली, उद्योग नगरी, ये दोस्तों 2 प्रमुख उपनाम हैं जो कि गाजियाबाद को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद तीर्थनगर, रामनगरी, राम जन्मभूमि, ये दोस्तों अयोध्या के उपनाम हैं, अयोध्या में आते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कैंची नगरी, क्रांति नगरी, ये दोस्तों मेरठ के उपनाम हैं, कैंची नगरी, क्रांति नगरी। इसके बाद इत्र नगरी, खुशबुओं का शहर, इसे कन्नौज कहते हैं, क्योंकि दोस्तों कन्नौज में इत्र प्रसिद्ध है, कन्नौज का इत्र प्रसिद्ध है, इसलिए कन्नौज का उपनाम इत्र नगरी, खुशबुओं का शहर इसे हम कहते हैं। इसके बाद दोस्तों गाजीपुर को हम काशी का बहन भी कहते हैं, काशी की बहन गाजीपुर को कहते हैं। सुहाग नगरी, चूड़ी नगरी, कांच नगरी, इसे फिरोजाबाद को कहते हैं। ठीक दोस्तों, विश्वनाथ नगरी और सांड नगरी, सीढ़ी नगरी और पांडव नगरी, घाटों का नगर, मुक्ति नगरी, इसे वाराणसी को कहते हैं। आमों का नगर मलिहाबाद को कहते हैं। चाकू नगरी, इसे रामपुर को कहते हैं। पीतल नगरी, बर्तनों का शहर, मुरादाबाद को कहते हैं। सिराजे हिंद जो है हम जौनपुर को कहते हैं। कृष्ण नगरी, पेड़ा नगरी, मथुरा को कहते हैं। ताज नगरी, पेठा नगरी, इसे आगरा को कहते हैं। नजाकत वाला शहर, नवाबों का शहर, बागों का शहर, इसे हम लखनऊ को कहते हैं। इसके बाद दोस्तों बांस नगरी, सुरमा नगरी, इसे हम बरेली को कहते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं कुछ उत्तर प्रदेश के सिटी और पार्क। लोहिया पार्क की यदि बात करें तो ये दोस्तों लखनऊ में स्थित है। इसके बाद श्री कांसीराम स्मारक स्थल, इको पार्क, स्मारक, संग्रहालय, प्रतीक्षा या प्रतीक स्थल, दोस्तों ये लखनऊ जिले में स्थित है। इसके बाद जनेश्वर मिश्र पार्क भी लखनऊ में है। रमाबाई अंबेडकर मैदान भी लखनऊ में है। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक भी लखनऊ में है। वुमेन पावर लाइन 1090 जिसे 15 नवंबर 2012 को चालू किया गया था, लखनऊ में ही है। इसके बाद दोस्तों क्षेत्रीय साइंस सिटी लखनऊ में है। मेडा सिटी जियो प्रौद्योगिकी पार्क भी लखनऊ में है। नॉलेज पार्क भी नोएडा में है। टॉय सिटी नोएडा में है। कहाँ पर है टॉय सिटी दोस्तों? टॉय सिटी नोएडा में है। नाइट सफारी पार्क नोएडा में है। फिल्म सिटी नोएडा में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा एवं आगरा दोनों में है भी। लोहिया पारिस्थितिकीय संरक्षण वन इको पार्क, ठीक है दोस्तों, ये नोएडा में है और 2500 एकड़ में फैला है और देश का सबसे बड़ा लोहिया पारिस्थितिकीय संरक्षण वन है। ठीक है दोस्तों। थीम पार्क की यदि बात करें तो ये
दोस्तों आगरा और वाराणसी दोनों जिलों में पड़ता है। प्लास्टिक सिटी किसे कहते हैं? तो दोस्तों कानपुर देहात और दिबियापुर औरैया में प्लास्टिक सिटी है। लेदर पार्क आगरा में है। ताज शिल्प गांव आगरा में है। सोलर सिटी आगरा, इलाहाबाद और मुरादाबाद में है। इसके बाद दोस्तों वेब सिटी गाजियाबाद में है। एग्रो पार्क बाराबंकी, वाराणसी, लखनऊ, शाहजहांपुर में है। लॉयन सफारी पार्क सैफई, इटावा में है। बुद्धा थीम पार्क सासाथ वाराणसी में है। विश्व की सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा सारनाथ में है। साइबर सिटी कहाँ पर पड़ता है? कानपुर में पड़ता है। ठीक दोस्तों, साइबर सिटी हम किसे कहते हैं? तो दोस्तों कानपुर को कहते हैं। निकड़ा सिटी किसे कहते हैं? कानपुर और उन्नाव दोनों को कहते हैं। साइंस पार्क हम किसे कहते हैं? संडीला हरदोई में है। टेक्नोलॉजी पार्क बंथरा उन्नाव में है। टेक्सटाइल व होजरी पार्क दोस्तों कानपुर में है। मेगा फूड पार्क बरेली में है। इसके बाद दोस्तों हम लोग नक्षत्रशाला को समझ लेते हैं। दोस्तों नक्षत्रशाला कहाँ कहाँ पर है? पहला नक्षत्रशाला वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला है जो कि गोरखपुर में है। इसके बाद दोस्तों आर्यभट्ट भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला रामपुर में है। जवाहर नक्षत्रशाला इलाहाबाद में है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग केंद्र को हम लोग देख लेते हैं। गुड़ उद्योग कहाँ पर है? सीतापुर में है। इसके बाद कटसल दरी उद्योग सीतापुर में है। दियासलाई उद्योग बरेली सहारनपुर में है। टेरीकोटा उद्योग गोरखपुर में है। लकड़ी का फर्नीचर उद्योग हाथरस में है। अफीम कारखाना गाजीपुर में है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कानपुर में है। इसके बाद बारूद फैक्ट्री ललितपुर में है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ऑटोमोबाइल उद्योग गौतम बुद्ध नगर में है। रेल पहिया कोच कारखाना लालगंज रायबरेली में है। इस्पात उद्योग गाजियाबाद में है। इसके बाद दोस्तों डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है मडुआडीह वाराणसी में पड़ता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लेते हैं ब्लैक पाटरी उद्योग आजमगढ़ में। पत्थर के खिलौने चित्रकूट में। लकड़ी का फर्नीचर बरेली हाथरस सहारनपुर। लकड़ी नक्काशी उद्योग कहाँ पर है? सहारनपुर में। लकड़ी खिलौना उद्योग वाराणसी लखनऊ में। ट्रांसफार्मर उद्योग झांसी मेरठ में। चमड़ा उद्योग कानपुर में। आभूषण उद्योग कानपुर वाराणसी में। कहाँ पर? कानपुर वाराणसी में। इसके बाद मिट्टी का खिलौना का उद्योग आगरा में। कागज का लुगदी उद्योग सहारनपुर में। हाथ से कागज निर्माण उद्योग मथुरा में। लोहे का बाट उद्योग आगरा में। तंबाकू उद्योग फर्रुखाबाद में। सिगरेट निर्माण उद्योग सहारनपुर में। घंटी उद्योग सहारनपुर में। इसके बाद दोस्तों ताला उद्योग बहुत फेमस है अलीगढ़ में। बिस्कुट उद्योग मोदी नगर बरेली में। कत्था दरी निर्माण उद्योग बरेली में। कालीन उद्योग भदोही में। साबुन उद्योग कानपुर में। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं हम लोग चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग कहाँ पर है? खुर्जा बुलंदशहर में। बीड़ी उद्योग मिर्जापुर मैनपुरी में। चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग खुर्जा बुलंदशहर में। बीड़ी उद्योग मिर्जापुर मैनपुरी में। पेंटिंग उद्योग मथुरा में। बांसुरी उद्योग पीलीभीत में। आंवला उद्योग प्रतापगढ़ में। प्लाईवुड उद्योग दोस्तों सीतापुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सीतापुर में पड़ता है। इसके बाद पहला जो है चरकुला नृत्य, मयूर नृत्य, मोर पंख पहनकर झूला नृत्य जो कि श्रावण मास मंदिरों में, रास नृत्य, घड़ा नृत्य, रथ पहिए के ऊपर घड़ा रखकर लठमार होली नृत्य, ये सभी नृत्य दोस्तों ब्रज क्षेत्र में कराए जाते हैं। कहाँ पर? ब्रज क्षेत्र में कराए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों नटवरी नृत्य, कटघोड़वा नृत्य, धोबिया नृत्य, कहरुआ नृत्य, पासी नृत्य, नटुआ, नकटा, नकटौरा नृत्य, ये सभी नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र में, कहाँ पर? पूर्वांचल क्षेत्र में करवाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आ सकता है। इसके बाद दोस्तों कर्मा व सीला नृत्य खरवार जनजाति द्वारा। ढरकही नृत्य जनजातियों द्वारा। ठडिया नृत्य सरस्वती चरणों में। चौलन नृत्य अच्छी वर्षा व फसल हेतु दोस्तों अच्छी वर्षा व फसल हेतु एक महत्वपूर्ण नृत्य करवाया जाता है। कर्मा व सीला नृत्य खरवार जनजाति द्वारा। ढरकहरी नृत्य जनजातियों द्वारा। ठडिया नृत्य सरस्वती चरणों में दोस्तों ये सभी नृत्य मिर्जापुर सोनभद्र के क्षेत्र में करवाए जाते है। इसके बाद दोस्तों लोकगीत को हम लोग समझते हैं। कौन कौन से लोकगीत अपने उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध हैं, हम लोग इसे क्रमवार समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों बिरहा, चैती, ढोला, कजरी, रसिया, आल्हा, पूरन भगत, भरथरी उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। अगर इसकी बात करें हम लोग दोस्तों तो दोस्तों सातानाह में, मिर्जापुर में कजरी, बिरहा, नटका, झूमर, झूला, चैती,
दादरा, कठवाली, सोहर व बधाई गीत, ये सभी जो लोकगीत हैं पूर्वांचल क्षेत्र में गाए जाते हैं और इन सभी का प्रचलन पूर्वांचल क्षेत्र में है, चाहे वो बिरहा हो, नटका हो, झूमर हो, झूला हो, चैती, दादरा, कठवाली, सोहर व बधाई गीत। इसके बाद दोस्तों सोहर की यदि बात करें, सोहर, संस्कार गीत, नटका व कड़वाली का विशेष क्षेत्र, ये सभी क्षेत्र जो हैं लोकगीतों का जो क्षेत्र है वो दोस्तों अवध क्षेत्र में लोकगीतों को गाया जाता है। सोहर, संस्कार गीत, नटका व कड़वाली का विशेष क्षेत्र अवध क्षेत्र पड़ता है। इसके बाद दोस्तों झूला, होरी, फाग, लंगुरिया व रसिया, इन सभी लोकगीतों का क्षेत्र ब्रज क्षेत्र पड़ता है। इसके बाद दोस्तों आल्हा की यदि हम बात करें तो दोस्तों इसका क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र पड़ता है। इसके बाद दोस्तों चैता लोकगीत प्रमुखता फाल्गुन पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा के दौरान गाए जाते हैं, जिसमें प्रेम की अभिव्यक्ति की जाती है। इसके बाद दोस्तों बनेठी उत्तर प्रदेश की एक कला है जिसकी उद्भव पृष्ठभूमि हिंदू, मुस्लिम, सिख धर्म में पाई जाती है। जलती हुई रस्सी को चक्राकार घुमाकर तलवारबाजी में निपुणता को प्राप्त करके इस लोकगीतों को प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं उत्तर प्रदेश का परिवहन व संचार व्यवस्था को। दोस्तों जलमार्ग की यदि हम बात करें तो दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग, तो दोस्तों NW1 नेशनल वाटर वे, तो दोस्तों जो NW1 है ये दोस्तों कहाँ पर है, हल्दिया से प्रयागराज के लिए है। और दोस्तों ये जो हल्दिया क्षेत्र पड़ता है पश्चिम बंगाल में पड़ता है और इसका जो क्षेत्र बनाया गया है नेशनल वाटर यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग का जो क्षेत्र बनाया गया है गंगा नदी में बनाया गया है। 1620 किलोमीटर का यह क्षेत्र पड़ता है, नेशनल वाटर वे है जिसे हम NW1 के नाम से जानते हैं। इसके बाद दोस्तों देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग 1986 में घोषित किया गया राष्ट्रीय जलमार्ग है। इसके बाद दोस्तों सड़क परिवहन की हम लोग बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 2019 के अनुसार 11,737 किलोमीटर कुल लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग की उत्तर प्रदेश में है, जिसे भारत में दूसरा स्थान भी मिल चुका है। और दोस्तों यदि हम लोग सर्वाधिक लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग वाला राज्य की बात करें तो वो दोस्तों कौन सा राज्य है जहां पर सर्वाधिक लंबाई है राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो वो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य है जिस राज्य में सर्वाधिक लंबाई है। तो दोस्तों इसके लिए महाराष्ट्र राज्य है। और यदि हम यूपी में नेशनल हाईवे की बात करें तो दोस्तों यूपी में नेशनल हाईवे की संख्या 60 है। सर्वाधिक लंबा नेशनल हाईवे उत्तर प्रदेश में NH2 व NH19 है जिसकी टोटल लंबाई 756 किलोमीटर है दिल्ली से कोलकाता तक। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखें तो दोस्तों इसके बाद है पहली बार बस सेवा 1947 में लखनऊ से बाराबंकी के लिए चलाई गई थी। पहली बार बस सेवा लखनऊ से बाराबंकी के लिए चलाई गई थी 1947 में। इसके बाद दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात कर लेते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, तो दोस्तों इन चारों महानगरों को जोड़ने के लिए जो टोटल किलोमीटर की सड़कें बनी हैं 5846 किलोमीटर, इन चारों चतुर्भुजों को जोड़ने पर मिलता है 5846 किलोमीटर। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम गलियारा जिसकी टोटल लंबाई 7300 किलोमीटर है। यहाँ हम लोग समझते हैं श्रीनगर से कन्याकुमारी, पोरबंदर से सिलचर असम तक की चौराहे में जो सबसे बीच का जो क्षेत्र पड़ता है वो दोस्तों झांसी है और झांसी जो है कॉमन जिला पड़ता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं वायु परिवहन। दोस्तों वायु परिवहन की बात करते हैं। पहला जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में है। दोस्तों चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। नागरिक हवाई अड्डा कानपुर में है। सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा के नाम से जानते हैं जो दोस्तों फैजाबाद जिले में पड़ता है। इसके बाद जेवर हवाई अड्डे की बात करें तो दोस्तों ये गौतम बुद्ध नगर में है। कहाँ पर है दोस्तों, ये गौतम बुद्ध नगर में है। इसके बाद ललितपुर हवाई अड्डा ललितपुर में है। झांसी हवाई अड्डा झांसी में है। महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा गोरखपुर में है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा में है। IIT कानपुर हवाई अड्डा कानपुर में। बरेली हवाई अड्डा बरेली में। इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन अकादमी रायबरेली में है। खैरिया हवाई अड्डा आगरा में पड़ता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के वन्य जीव पक्षी विहार।
दोस्तों उत्तर प्रदेश के वन्य जीव पक्षी विहार को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार है, जो कि 2015 में इस पक्षी विहार को बनाया गया था चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार के नाम से। और दोस्तों यह जो पड़ता है उन्नाव में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उन्नाव में पड़ता है। इसके बाद दोस्तों सबसे छोटा पक्षी विहार है पटना पक्षी विहार। कौन सा विहार? पटना पक्षी विहार। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा पक्षी विहार की बात करें क्या? लाख बहोसी पक्षी वन्य जीव विहार है, जो कि कन्नौज में पड़ता है। इसके बाद दोस्तों सांडी पक्षी विहार हरदोई में पड़ता है। सांड को देख हर कोई भागा, ठीक है दोस्तों। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? उन्नाव में है। इसके बाद सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया में है। कहाँ पर है? बलिया में है। समान पक्षी विहार दोस्तों मैनपुरी में है। लाख बहोसी पक्षी विहार दोस्तों कन्नौज में है। इसके बाद बखीरा पक्षी विहार दोस्तों संत कबीर नगर में है। इसके बाद दोस्तों पार्वती अर्गा पक्षी विहार, ठीक है दोस्तों, पारगी अर्गा पक्षी विहार गोंडा में है। पटना पक्षी विहार एटा में है। सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में है। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में है। विजय सागर पक्षी विहार महोबा हमीरपुर में पड़ता है। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश की जनगणना जो 2011 में कराई गई थी, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी बताई गई थी? तो दोस्तों ये बताई गई थी कुल जनसंख्या 19,98,12,341। देश की कुल जनसंख्या का 16.51% इसे माना गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो दोस्तों जो मेल की जो संख्या का प्रतिशत है 52.29% है, और दोस्तों फीमेल की जो प्रतिशत है 47.71% जो है वो महिला का प्रतिशत है जनगणना 2011 के अनुसार। इसके बाद उत्तर प्रदेश को भारत से अलग कर दिया जाए तो चीन भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व में 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, यानी कि सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो दोस्तों राजस्थान का आता है। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश का आता है। तीसरे नंबर पे दोस्तों महाराष्ट्र का आता है। और दोस्तों चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल आता है। अब दोस्तों हम लोग सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिले की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे सर्वाधिक जनसंख्या जिला जो है प्रयागराज का जिला पड़ता है। प्रयागराज का जिला सबसे जनसंख्या वाला जिला है। उसके बाद दोस्तों मुरादाबाद है। उसके बाद गाजियाबाद, उसके बाद दोस्तों आजमगढ़ है। और अगर हम न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले सबसे बड़ा दोस्तों महोबा, उससे कम चित्रकूट, उससे कम हमीरपुर, और दोस्तों सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला दोस्तों श्रावस्ती है। कौन सा जिला है दोस्तों? श्रावस्ती सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। और दोस्तों राज्य में 0 से 6 वर्ष के आयु वालों की संख्या अगर हम बात करें 0 से 6 वर्षों के आयु वालों की संख्या, तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं देख सकते हैं 3,07,91,331, यानी कि कुल जनसंख्या का 15.41% जो है राज्य में 0 से 6 वर्ष की आयु वालों की संख्या है। ये दोस्तों जो हम डाटा आपको प्रोवाइड करा रहे हैं जनगणना 2011 के अनुसार है। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश का जनघनत्व के बारे में यदि हम बात कर लें तो दोस्तों 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, सभी राज्यों में 9वां स्थान इसका है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला यदि हम बात करें तो दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद है। इसके बाद दोस्तों वाराणसी, इसके बाद लखनऊ, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला सबसे पहले गाजियाबाद, उसके बाद वाराणसी, उसके बाद लखनऊ पड़ता है। और दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिले की यदि हम बात करें तो दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला हमीरपुर है। उसके बाद सोनभद्र, उसके बाद ललितपुर है। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे देख लेते हैं 10 की वृद्धि दर की हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार 20.22% यूपी 10 की वृद्धि में 15वें स्थान पर है। पुरुष वृद्धि दर 19.31% है। महिला वृद्धि दर 21.23% है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद गाजियाबाद, उसके बाद श्रावस्ती है, यानी कि सबसे बड़ा जो है 10 की वृद्धि दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। और दोस्तों यदि हम न्यूनतम वृद्धि दर वाला जिले की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर बागपत जो है सबसे ज़्यादा है, यानी कि न्यूनतम वृद्धि दर में सबसे पहले बागपत, उसके बाद हमीरपुर, उसके बाद कानपुर। और इसके बाद हम लोग लिंगा अनुपात पर बात कर लेते हैं।
912/1000, यानी कि 1000 पुरुषों पर 912 महिलाओं को जनगणना 2011 के अनुसार बताया गया है। और दोस्तों सर्वाधिक शिशु लिंगा अनुपात बलरामपुर में है, न्यूनतम शिशु लिंगा अनुपात बागपत में है। इसके बाद सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला दोस्तों जौनपुर है, सबसे ज़्यादा जो है लिंगा अनुपात वाला जिला जौनपुर, उसके बाद आजमगढ़, उसके बाद देवरिया, उसके बाद प्रतापगढ़ है। और यहाँ से हम लोग देख लेते हैं न्यूनतम लिंगा अनुपात वाला जिला सबसे ज़्यादा जो है कानपुर में न्यूनतम लिंगा अनुपात वाला जिला है, उसके बाद हमीरपुर, बागपत, उसके बाद आपका गौतम बुद्ध नगर है। और यदि हम लोग साक्षरता की बात कर लेते हैं तो दोस्तों यूपी की साक्षरता जो है 67.72% जो है जनगणना 2011 के अनुसार यूपी की साक्षरता है, और जिसमें पुरुष की साक्षरता 77.3% है, महिला की साक्षरता 57.2% है। और यदि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बात करें तो दोस्तों गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। और न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो दोस्तों न्यूनतम साक्षरता में सबसे कम जो है साक्षरता वाला जिला बदायूं है। क्या है? सबसे कम साक्षरता वाला जिला बदायूं है। और इसके बाद दोस्तों शीर्ष पुरुष साक्षरता में अगर सबसे शीर्ष पुरुष साक्षरता वाला जिला की बात करें तो दोस्तों गौतम बुद्ध नगर है। और अगर न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले की बात करें तो दोस्तों श्रावस्ती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने यूपी पीसीएस जीएस टॉपिक में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया। मेन क्वेश्चनों को जो हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप के प्रश्न हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, सभी प्रश्नों से संबंधित इन्फॉर्मेशन को हमने आज के इस वीडियो में कवर किया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करके, यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।